नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालातों के मद्देनजर 15 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। सीएम ने समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट लगातार गिर रहा है और 25% से गिरकर 18% पर हम आ गए हैं, लेकिन सफर अभी लंबा है। और सीएम ने कहा कि अब गांव में भी संक्रमण फैल रहा है। संक्रमण नहीं रोका तो स्थिति भयानक हो जाएगी। गांव में संक्रमण की चेन तोड़ना बेहद जरूरी है, जिसे देखते हुए 15 मई तक सब कुछ बंद करने का फैसला लिया गया है। सीएम ने कहा कि शहरों में कोविड सहायता केंद्र खोले जाएंगे। कोरोना अभियान के तहत टीम घर घर जाए और सभी संक्रमितों की ढूंढकर इलाज करे। बैठक में सीएम ने कलेक्टर्स को गरीबों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि गरीबों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाए। गरीबों के इलाज, सिटी स्कैन, एम्बुलेंस से लेकर सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क करने के निर्देश दिए गए। हम कोविड सहायता केंद्र खोलेंगे। नगर निगमों में जोन के स्तर पे आप खोलें। प्रशासनिक अधिकारी ध्यान दें, मेरे विधायक सांसद साथी बैठे, प्रभारी मंत्री बैठे, वो मोहल्ला क्लिनिक की तरह काम करेंगे। नगर पालिकाओं में 2-3 वार्ड के बीच एक कोविड सहायता केंद्र खोलो। नगर पंचायत में तो किल कोरोना अभियान चलेगा घर घर, क्योंकि नगर पंचायतें छोटी होती, वहां घर घर ही सर्वे होगा। किसी घर में 15 मई तक कोई संक्रमित छूट ना जाए, एकमात्र उपाय है। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रदेशवासियों से निवेदन कर रहा हूं, कोरोना का मारने का, कंट्रोल करने का एकमात्र उपाय संक्रमण की चेन तोड़ दो। इसलिए आज मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, 15 मई तक हम सब कुछ बंद करें। कड़ाई से जनता कर्फ्यू आखिर अनंत काल तक हम बंद नहीं रख सकते। इस बार शहरों के साथ साथ गांवों में भी संक्रमण फैला हुआ है। इसको तत्काल वहीं थामने की, रोकने की जरूरत है। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, अभी तक पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है, और गांव में जहां है संक्रमण, वहीं अगर हमने नहीं रोका तो कल भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी। पॉजिटिविटी रेट लगातार हमारा गिरता जा रहा है। ये 25% तक पहुंच गई थी बढ़ते बढ़ते, अब घट के हम 18.5% के आसपास आए। रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। पॉजिटिविटी रेट तो कल 18.23%, 18.23% हो गया। बाकी भी निजी अस्पतालों से अनुबंध करके मैं गरीब और आम इंसान का इलाज निःशुल्क करवाना सुनिश्चित करूंगा। कोविड के इस दौर में नहीं है आम आदमी के पास इतना पैसा। जो पैसा लगेगा सरकार अपने खजाने से भरेगी। कल से ये योजना लागू होगी। सारे कलेक्टर सुन लें। आयुष्मान भारत के कार्डधारी कितने निकाल लो, सूची पूरी। अगर परिवार में कोई सदस्य रह गया, तुरंत आयुष्मान भारत का कार्ड बनाओ। तुरंत चाहिए मुझे, तुरंत। बढ़ते कोरोना संक्रमण ने तो मध्य प्रदेश की जनता को बेहाल कर रखा है और निजी अस्पतालों की मनमानी ने भी जनता की कमर तोड़ दी है। पूरे प्रदेश से इलाज के नाम पर अस्पतालों की अवैध वसूली की खबरें देखने और सुनने को मिल रही हैं, जहां मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं और फिर भी आखिर में उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। पूरे प्रदेश से लोग सरकार से ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई के लिए गुहार लगा रहे हैं और ऐसे में निजी अस्पतालों की आड़ में चल रहे इन मेडिकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए शिवराज सरकार सख्त है। शिवराज सिंह के निर्देश पर कल सरकार की ओर से अस्पतालों पर निगरानी के लिए 3 IAS अधिकारियों की टीम गठित की गई थी और महज 24 घंटे में ही इस टीम ने कड़ाई से काम करना शुरू कर दिया है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया के मुताबिक जिला प्रशासन अब तक 12 निजी अस्पतालों पर कार्रवाई कर चुका है और जिनमें करीब 18 लाख से अधिक की राशि कम कराई गई है। भोपाल के गौतम नगर स्थित सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से ही 6 लाख रुपए कम करवाए गए हैं और वहीं कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन को भी चेतावनी दी है कि मनमाफिक फीस वसूलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं जनता से भी बिल जमा करने से पहले निर्धारित रेट लिस्ट देखने का निवेदन किया गया है।
तो यदि ओवर चार्जिंग की गई है तो जो पैसे हैं वो वापसी की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की कार्रवाई की जा रही है। तो वंस दिस इज ओवर उसके बाद से वो हॉस्पिटल बंद करना पड़ेगा और वो हॉस्पिटल फंक्शन नहीं कर पाएगा। अभी भोपाल जिला प्रशासन ने लगभग कितने अस्पतालों पर ऐसी अलग अलग अस्पताल देखें तो लगभग 12 से ज़्यादा अस्पतालों पर इस प्रकार की कार्रवाई की जा चुकी है। आगे भी क्या ये कार्रवाई जारी है? निश्चित ही ये जो कार्रवाई है ये सतत जारी रहेगी। जहाँ से भी हमें ऐसी शिकायतें मिलती हैं, जहाँ भी इस प्रकार के कृत्य सामने आते हैं, वहाँ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निजी अस्पतालों की मनमानी और अवैध वसूली पर मध्य प्रदेश में सियासत भी तेज है और कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर महामारी में भी राजनीति करने का आरोप लगाया। सरकार की अकर्मण्यता का फायदा जो माफिया तंत्र है वो माफिया में बैठे अस्पताल के मालिक उठा रहे हैं और इस आपदा में अवसर के रूप में तलाशते हुए, चाहे अधिकारी हो, चाहे ये हॉस्पिटल वाले लोग हो, चाहे माफिया हो, सब लोगों की गठजोड़ मिलके उस गरीब बीमार आदमी को निचोड़ने में लगी है। कोई किसान आ जाए तो उसकी जमीन बिकवाए बगैर नहीं छोड़ते। स्पष्ट है सरकार को ध्यान देना चाहिए और जनता को राहत। आर्थिक मरी हुई है, आर्थिक तरीके से जनता की हालत। सरकार के संज्ञान में जब बात आई कि बहुत सारे नर्सिंग होम कोविड के इलाज में और इस मजबूरी का फ़ायदा उठाकर लोगों को ठग रहे हैं, तो हमने कार्रवाई की और 18 लाख रुपए सरकार ने वापस करवाए हैं परिजनों को। अब कांग्रेस तो इस महामारी में भी राजनीति करने की कोशिश करती है। उन्होंने तो समाज के लिए कुछ किया नहीं, जनता के लिए कुछ किया नहीं, पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गरीबों का इलाज कराने के लिए आगे आई है। कोरोना महामारी के वक्त भोपाल के अस्पतालों में व्यवस्थाएं बदहाल हैं और कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि मरीजों को न पानी मिल रहा है और न ही खाना। वहीं जब परिजन मरीजों तक खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें पीपीई किट पहनकर अस्पताल आने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में गरीब लोग परेशान हो रहे हैं जो पीपीई किट नहीं ले सकते। मामले की अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। कोविड वार्ड में किसी भी अटेंडेंट का जाना वैसे अलाउड नहीं होता है। हम प्रयास यही करें, हमने वार्ड बॉय बढ़ाए हैं, हमने नर्सेज बढ़ाई हैं जिससे अंदर उनको कोई भी परेशानी नहीं हो। किसी इमरजेंसी केस में अगर बाई चांस कोई ऐसा कहता है कि उनको मान लो डिस्चार्ज करना है या ऐसा कुछ है प्रॉब्लम, तो उनको जस्ट पीपीई किट पहनने के बाद ही हमने बहुत ही एक्सेप्शनल केसों में हम जाने का परमिशन देंगे। अदरवाइज पेशेंट के साथ में अटेंडेंट को जाने का अंदर अलाउड नहीं होता। मध्य प्रदेश में एक तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग लगातार बढ़ती जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर खुले में रखे हुए हैं। कुछ सिलेंडर खाली हैं तो कुछ भरे हुए हैं, लेकिन हॉस्पिटल प्रबंधन अनजान बना हुआ है। मौके से जी मीडिया संवाददाता मृदुल शर्मा ने जायजा लिया। एक तरफ आप भोपाल में कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों को ऑक्सीजन ढूंढते हुए देख सकते हैं और जहां हम खड़े हुए हैं एक अस्पताल है और उसके बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर खड़े हुए हैं। कुछ सिलेंडर्स भरे हुए हैं तो कुछ सिलेंडर खाली हैं और कुछ सिलेंडर्स ख़राब हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दूसरी तरफ सिलेंडर खुले में रखे हुए हैं। और जो जानकारी हम तक मिल पाई है, इस सिलेंडर का जो चूड़ियाँ हैं वो ख़राब हो चुकी हैं तो ऑक्सीजन लीकेज हो रहा है। तो ये एक बड़ा ख़तरा है। लिखा भी हुआ है ख़राब है चूड़ी, इस पर लिखा हुआ है, तो ये एक बड़ा ख़तरा बन सकता है। सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से ये जानकारी हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम आप तक पहुंचाएं कि अगर ऐसे खुले में कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी अस्पतालों को। जाहिर सी बात है जगह कम है, स्थितियां बहुत ख़राब हैं, लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। हेल्थ के साथ साथ सिक्योरिटी अगर नहीं देखी जाएगी तो कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। कैमरामैन अतुल के साथ मृदुल शर्मा, भोपाल। भोपाल के अस्पतालों में बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे हैं, लेकिन गोडाउन ले जाने के लिए जो रास्ता है वो खस्ता हालत में है। इसे देखते हुए एडीएम दिलीप कुमार यादव ने निरीक्षण किया और जल्द ही रास्ते को ठीक करने की बात कही। एडीएम ने कहा कि 2 से 3 दिन में रास्ता ठीक करवा दिया जाएगा, जिससे सुरक्षित तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर गोडाउन तक पहुंचाए जा सके। मेन रोड से जो अंदर इनका स्टोर है वहाँ तक लाने के लिए हम स्मूथली लाने के लिए पाइप लगा रहे हैं, 2-3 पाइप, और पाइपों के माध्यम से इनको फिर यहाँ तक लाएंगे ताकि कोई दुर्घटना भी नहीं हो। और इनमें वजन इतना ज़्यादा होता है तो लोगों से भारी उठाने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो जो स्टोर तक लाने के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, तो इसमें एक रोड को सही करना प्लस उसके ऊपर पाइप लगाना 3, जिससे इसको साथ में लाया जा सके।
राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट की व्यवस्था की गई है। जो भी यात्री बाहर से आएगा उसे स्टेशन पर टेस्ट करवाना होगा। यहां एंटीजन यानी रैपिड टेस्टिंग और आरटीपीसीआर से कोरोना की जांच की जा रही है। रोज 3 से 4 घंटे तक यहां पर टेस्टिंग होती है और शिफ्टिंग के हिसाब से टीम काम कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इस समय भोपाल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। दोनों ही तरीके से यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। 2 तरीके होते हैं, एंटीजन और आरटीपीसीआर। इसके माध्यम से कोरोना की जांच की जाती है और यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। जो यात्री आ रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर आएँ, अपना नाम नोट करवाएँ, मोबाइल नंबर दें और उसके बाद उनका टेस्ट होगा। एंटीजन रिपोर्ट के मुताबिक उनके मोबाइल पर एक मैसेज दिया जाएगा। आरटीपीसीआर का जो टेस्ट होगा उसमें भी मैसेज जाएगा कि आप पॉजिटिव है या नहीं। लगभग ये प्रक्रिया कितने दिनों से चल रही है और कितने लोगों का आप टेस्ट कर सकते हैं? ये है, मतलब ये चल रही है 10 तारीख 10 ये क्या तभी से डेली चल रही है। मॉर्निंग में भी टीम आती है और इवनिंग में भी आती है। रोज कितने टेस्ट होते हैं? 50-60। तो ये देखिए, कुछ लगातार जो यात्री हैं और रैंडम चेकिंग चल रही है। जो भी यात्री आते हैं उनका नाम नोट किया जाता है, फिर मोबाइल नंबर नोट किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। कुछ यात्री यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका लगातार टेस्ट हो रहा है। कुछ लोगों को ये भी कहा गया है कि आप यहाँ से टेस्ट कराने के बाद खुद को आइसोलेट करें। तो ये व्यवस्था की गई है ताकि कोरोना की चेन तोड़ने में मदद मिले और अभी की जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं। इसके लिए ये पहल कारगर साबित हो सकती है। कैमरामैन अतुल के साथ मृदुल शर्मा, भोपाल। भोपाल में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ले ली है और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। जानकारी के मुताबिक सरकार और डॉक्टर्स एसोसिएशन के बीच लगभग सभी मांगों पर सहमति बन गई है। मुलाकात के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हमें गर्व है कि महामारी में जूनियर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने जिम्मेदार युवाओं की भूमिका का निर्वहन किया है, हमारी बात को माना है और क्योंकि उन्होंने हमारी बात का सम्मान किया है, मान रखा, तो उनकी भी बात का हमने मान रखा। उनकी जो समस्याएं हैं उसको हम हल कर रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं उनको भी मान रहे हैं। क्या जुड़ा की सभी मांगे मान ली गई? लगभग बातें जो थी, कोई ऐसी कोई बहुत ज़्यादा मांगे नहीं थी, जितनी मांगे थी वो मांगी। उज्जैन में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है और अब पुलिस ने सरकारी अस्पताल चरक की 2 नर्सों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तीनों रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे और पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके बाद जाल बिछाकर तीनों को गिरफ्तार किया गया। 20-20 हजार रुपए में आरोपी रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे थे। आरोपियों के पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ ही 3 मेरोपेनम इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी 8 आरोपी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पकड़े गए थे। साइबर टीम उज्जैन की एक सफल कार्रवाई सामने आई है, जिसमें टीम को लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग कालाबाजी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजी कर रहे हैं। इस पर टीम लगी हुई थी, तो 2 नर्स हैं वो पकड़ाई है, उनके साथ साथ एक युवक भी पकड़ाया है। जांच में मामला है, जांच जारी है। उज्जैन में कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए प्रशासन ने लॉकडाउन लगा रखा है और सभी तरह के आयोजनों पर रोक लगी हुई है। बावजूद इसके कुछ लोग बाज नहीं आ रहे और शहर में 108 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद एक धर्मशाला में 13वीं की गई और जिसमें परिजनों ने 200 से ज्यादा लोगों को खाने पर बुला लिया। जैसे ही इस बात की जानकारी प्रशासन को लगी, पुलिस और तहसीलदार ने कार्यक्रम स्थल पर वो पहुंच गए और पुलिस को देखकर लोग खाना छोड़कर भाग खड़े हुए। वहीं पुलिस ने कार्यक्रम रुकवाकर बचा हुआ खाना गरीबों में बंटवा दिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। के कार्यक्रम में उन्होंने भीड़ लगा रही थी। लगभग 200 से ऊपर लोग इकट्ठे होने की सूचना थी। इनके ऊपर नगर निगम द्वारा हमने कार्रवाई भी करवाई है। वह सारी वैधानिक कार्रवाई करते हुए 188 और 269, 270 के तहत FIR पंजीबद्ध की जाएगी और इसको तहसीलदार साहब द्वारा सील किया जाएगा। आकर के हम लोगों ने देखा और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किए जाने की स्थिति पाई जाने से महेश्वरी भवन की अपना है, इसको सील किया गया है और उनके खिलाफ में भी धारा 188 की तहत कार्रवाई की। सर, जो खाना बनाया गया था उसमें किस तरह से बंटवाया आपको?
खाने की गुणवत्ता को जांच कर लेते हैं और यदि कहीं आवश्यकता होगी तो कुछ भिखारी या किसी जिन लोगों को आवश्यकता है तो दिलवा देंगे। कोरोना महामारी के वक्त एक तरफ जहां पुलिस सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन करवा रही है तो वहीं जरूरतमंदों की मदद करके मानवता की मिसाल भी पेश कर रही है। धार में भी एक ऐसा ही मामला देखने को मिला जब पुलिसकर्मियों ने जरूरतमंदों को राशन बांटा। दरअसल शहर में ऐसे कई लोग हैं जो कि बाहर से आकर यहां कामकाज के लिए रह रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के वक्त उनके सामने रोजी रोटी का संकट है। कोई भूखा ना सोए, इसके लिए पुलिसकर्मी आगे आए और सादुलपुर थाना प्रभारी विश्वदीप सिंह परिवार के साथ मिलकर गरीबों को राशन देते नजर आए और वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों के इस काम को सराहा। इन सभी अपराधों में, लूट और चोरी के अपराधों में लोग फरार थे। इनसे एक देसी कट्टा मैं जिंदा कारतूस, एक देसी पिस्टल मैं जिंदा कारतूस, एक लोहे का धारदार फलिया, एक लोहे की टॉमी और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक पल्सर मोटरसाइकिल और एक कार भी इनसे जब्त की गई है। पूरे देश में ऑक्सीफ्लो मीटर की किल्लत है तो वहीं सोनू कुशवाहा नाम के एक इंजीनियर ने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए जुगाड़ का ऑक्सीजन फ्लो मीटर तैयार किया है। यह मीटर बाजार में मिलने वाले ऑक्सीफ्लो मीटर से सस्ता है और इंजीनियर बेहद कम पैसे में ऑक्सीफ्लो मीटर लोगों को उपलब्ध करवा रहा है। अब उसके पास काफी डिमांड भी आ रही है। सोनू कुशवाहा के परिचित की तबीयत खराब हो गई थी और इसके बाद वो बाजार में ऑक्सीफ्लो मीटर खरीदने गया, लेकिन नहीं मिला और इसके बाद उसने ऑक्सीमीटर बनाने की ठानी और 2-3 दिन की मेहनत के बाद वो कामयाब हो गया। कोरोना के संक्रमण काल में कई लोग ऐसे हैं जो आपदा में अवसर खोज के पैसे कमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं मानवता की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने जो पढ़ाई लिखाई की उसका उपयोग जो है वो मानव सेवा के लिए कर रहे हैं और ऐसे ही व्यक्ति हैं एक मोनू कुशवाहा जी जिन्होंने ऑक्सीमीटर बनाया, क्योंकि ऑक्सीमीटर इस समय बहुत ज़्यादा बाज़ार में किल्लत हो गई है। ऑक्सीजन का सिलेंडर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ऑक्सीमीटर खरीदने अगर आप बाज़ार जाएंगे तो औने पौने दामों में मिलेगा और कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि मिलता भी नहीं है। खुद मोनू कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए किस तरह से आपके मन में आया कि ऑक्सीमीटर बनाया जाए और किस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं? मैं कुछ दिन पहले मुझे एक अपने किसी पेशेंट के लिए ऑक्सीजन फ्लो मीटर की ज़रूरत पड़ी तो देखा कि मार्केट के अंदर काला बाजारी हो रही है। जो ऑक्सीजन मीटर की नेचुरली जो रेट है वो 500-700 रुपये में मिल जाता है, उसकी कीमत मार्केट में 5,000, 6,000, 7,000 कर दी है, जो कि ब्लैक काला बाजारी को देखते मुझे काफ़ी कष्ट हुआ, दुख हुआ। तो सोचा कि क्यों ना एक फ्लो मीटर तैयार किया जाए। तो अपने आइडिया से मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और इस फ्लो मीटर को तैयार किया। तो जो भी इसमें स्पेयर पार्ट्स यूज़ हुए हैं वो हमारी वर्किंग में यूज़ होने वाले हैं, तो उन सबको जोड़कर मैंने ये फ्लो मीटर तैयार किया है। कैसे काम करता है? कोई जिस तरह से जो बाज़ार में आता है उसी तरीके से काम करता है? हाँ, वो सेम डिज़ाइन है, सेम तरीके से काम करता है। बस अभी हम लोग को स्वास्थ्य विभाग के थ्रू उसको पास कराने का और रह गया। अगर जैसे वो ऑर्डर क्लियर करेंगे वैसे हम आगे इसको बढ़ा देंगे। अभी भी लोग लेके जा रहे होंगे? लेके जा रहे हैं, उन्होंने यूज़ किया है। कोई रिपोर्ट, कोई कंप्लेंट ऐसा नहीं है जहाँ उनको प्रॉब्लम आया हो। कुछ लोग और भी हैं जो इस ऑक्सीफ्लोमीटर को खरीदने के लिए आए थे। वैसे आप लोग, आपके यहाँ कोई कोविड पेशेंट है क्या आप लेने आए हैं? क्या मार्केट गए थे, ट्राई किया, क्या स्थिति? हाँ, मार्केट में ट्राई किया। एक तो मिल नहीं रहा है पहली चीज़ तो, और जो मिल भी रहे हैं तो वो रेट अपने हिसाब से, कहीं कोई कुछ बताता है, कहीं कोई कुछ बताता है। तो उसके हिसाब से मतलब जो नॉर्मली जो मिलता था, मतलब जो पहले पता किया और डॉक्टरों ने भी सजेस्ट कराया था, उसके हिसाब से अब जो हम लोग पता कर रहे हैं तो वो तो रेट मतलब जस्ट 10 गुना बता रहे हैं। मतलब ये सोच लीजिए कि इनका जो कॉस्टिंग के हिसाब से बताया इन्होंने, जो कॉस्टिंग लग रही है उनकी लगभग मेरे ख्याल में 1,000 रुपये के करीब की है। 1,000 रुपये की कॉस्टिंग में ये मिल रहा है। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। भारत देश जुगाड़ से काम चलाने के मामले में फेमस है और ऐसा ही जुगाड़ का कारनामा कर दिखाया भिंड जिला अस्पताल के डॉक्टर अनिल गोयल ने, जिससे सैकड़ों मरीजों को ऑक्सीजन मिल रही है। दरअसल जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर पर लगने वाले फ्लोमीटर की कमी थी और डिमांड ज्यादा होने की वजह से मार्केट में भी फ्लोमीटर की शॉर्टेज चल रही है। ऐसे में डॉक्टर अनिल गोयल ने 20 ml सिरिंज की जुगाड़ से फिलहाल फ्लोमीटर को पूरा कर दिया है। इसके अलावा एक बाल्टी में पानी भरकर उससे निकल रहे बुलबुलों के आधार पर फ्लो चेक किया जा रहा है। देसी जुगाड़ को लेकर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजीत मिश्रा ने डॉक्टर गोयल की तारीफ करते हुए कहा कि क्राइसिस सभी जगह बढ़ रही है। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। 36 ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की तैयारी है। मरीज चूंकि बहुत आ रहा है जिला अस्पताल में, तो एक जो है नई टेक्निक बनाई गई थी, जिसके तहत हमारे सिविल सर्जन द्वारा 20 ml सिरिंज को ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं उनमें डायरेक्ट लगाकर हम मरीज जो ऑक्सीजन की डिमांड वाले आ रहे हैं उनको इलाज में कोई असुविधा ना हो, ऑक्सीजन की उनकी जो डिमांड हम पूरी कर पाएँ, इसलिए व्यवस्था जिला अस्पताल में लागू की गई है।
कोरोना महामारी के वक्त ऐसे रियल हीरोज सामने आ रहे हैं जो लोगों की आगे आकर मदद कर रहे हैं। ऐसे ही हीरोज उन लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं जो मरीजों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। ये रियल हीरोज मरीज के परिजनों को अपने घर से खाना लाकर खिला रहे हैं और जिससे मरीजों के परिजनों को इस मुश्किल घड़ी में खाने पीने की परेशानी ना हो। गरीबों तक खाना पहुंचा रहे ऐसे रियल हीरोज को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सलाम करता है। तो इस समय हम अस्पतालों के बाहर का माहौल देख रहे हैं और जब अस्पतालों के बाहर जाते हैं तो जो मरीज़ हैं उनके तीमारदार परेशान हैं, कोई भूखा है कोई प्यासा है और उनकी भूख मिटाने के लिए एक छोटा सा प्रयास यहाँ पर किया गया है। कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, वो अपने साथ में घर से ही खाने के पैकेट बनाकर लेकर आए हैं और यहाँ पर लोगों को बांट रहे हैं। कोशिश यही है कि जो भी तीमारदार यहाँ पर पहुँचे वो भूखा ना रहे, क्योंकि गर्मी का मौसम है, पानी के साथ साथ खाना भी दिया जा रहा है। ये देखिए जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको खाना दिया जा रहा है और ये सब कुछ घर से ही बनाकर लाए हैं। ये सब कुछ आप घर से बनाकर लाए हैं? हाँ जी, घर से बनाकर। अभी तक रोज आते हैं आप यहाँ पर? हाँ, अभी 2-3 दिन से तो रोज आ रहे हैं। लगभग कितने लोगों को आप खाना खिला रहे होंगे? हम लोग 60-70 पैकेट लेके आते हैं। और पूरे पैकेट चले जाते हैं? हाँ, पूरे पैकेट चले जाते हैं। ये देखिए, ये और पैकेट्स लगातार आते जाते हैं और जो भी तीमारदार हैं उनको ये खाना देते हैं। बहुत ही अच्छी है। आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं लोगों की मदद करने के लिए? तो ये ट्रस्ट आनंदपुर ट्रस्ट की तरफ से रोज आते हैं आप यहाँ? रोज आते हैं। बहुत अच्छा काम है यहाँ पर, क्योंकि लोगों तक खाना पहुँचे बहुत ज़रूरी है। लगातार लोगों की मदद की जा रही है, एक छोटा सा प्रयास है। यानी ये कोविड के दौरान जो स्थिति है उस दौरान रियल हीरोज सामने निकल कर आ रहे हैं। कैमरामैन अतुल के साथ मृदुल शर्मा, भोपाल। एक तरफ जहां देश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर चंबल के किसान एक और परेशानी से जूझ रहे हैं। दरअसल एमपी में अभी गेहूं की सरकारी खरीदी चल रही है। आरोप है कि किसानों के गेहूं को खराब क्वालिटी का बताकर खरीदी से इनकार किया जा रहा है, जिससे किसान परेशान है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें। किसानों की इसी परेशानी को लेकर पूर्व मंत्री और लाहार से कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज को चिट्ठी लिखकर किसानों की समस्या दूर करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा कि खरीदी को अब सिर्फ 18 दिन बचे हैं, ऐसे में किसानों से समर्थन मूल्य पर उनका गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है। क्या एमपी में रेत माफिया एक बार फिर से बेलगाम हो रहे हैं? और यह सवाल खड़ा हुआ है एक वन अधिकारी के इस्तीफे के बाद। दरअसल सेवड़ा के वन अधिकारी चंद्रशेखर श्रुति ने मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर को अपना इस्तीफा भेजा है और वन अधिकारी का कहना है कि इलाके के रेत माफिया से उनकी जान को खतरा है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। अपने पत्र में वन अधिकारी ने दतिया रेत ठेकेदार कंपनी के संचालक केपी सिंह भदौरिया का नाम लिया है। चंद्रशेखर का आरोप है कि भदौरिया बिना स्वीकृत रेत खदानों से अवैध उत्खनन करा रहा है। रायसेन जिले के सलामतपुर रेलवे स्टेशन पर भीषण हादसा हुआ है और ट्रेन की चपेट में आने से महिला और 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। महिला और बच्चों की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। आशंका जाहिर की जा रही है कि पटरी क्रॉस करते समय भीषण यह हादसा हुआ होगा। जीआरपी मामले की तफ्तीश कर रही है। मंडला में पुलिस ने लोगों को समझाने और लॉकडाउन का संदेश देने के लिए वफादार जानवर का सहारा लिया है। जी हां, मंडला पुलिस ने अनोखी पहल शुरू करते हुए एक प्रशिक्षित डॉग के गले में तख्ती टांगी है, जो लोगों को संदेश दे रहा है कि मैं वफादार हूं, आप भी अपनों से वफादारी निभाएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। पुलिस का मानना है कि शायद लोग इस वफादार जानवर की बात को सुनकर महामारी के हालात को समझेंगे और घर पर ही रहेंगे। हमने एक छोटी सी ट्रेनिंग दी डॉग मास्टर और हमने एक प्रयास किया कि हम एक वफादार प्राणी के माध्यम से लोगों को ये समझाएं कि वो भी अपने घर वालों के लिए वफादारी करें, घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें। बाहर जाने से वो संक्रमण को घर में लेके आएंगे, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। तो एक हमारा छोटा सा प्रयास था लोगों को एक मैसेज देने का कि उनके दिमाग में इम्पैक्ट करे और लोगों को एक समझाइश मिले। एक छोटा सा प्रयास हमारा ये हमने किया। अभी तक हमने फिल्मों में बस ऐसा देखा था, आज तक हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ये पुलिस प्रशासन द्वारा ये हम लोगों को, जनता को समझाने का बहुत अच्छा प्रयास रहा है। हम सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को। बेजुबान जानवर हमें शिक्षा दे रहा है, लोगों को पालन करना चाहिए, घर पर रहना चाहिए। पुलिस का ये एक अच्छा प्रशासन, अच्छा एक प्रयास है। तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।